नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम भारत के सबसे पेचीदा और रहस्यमयी लॉक्ड रूम मिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। हम बात कर रहे हैं साल 2008 के उस चर्चित नोएडा डबल मर्डर केस की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस चर्चा में हमारा पूरा फोकस इस बात पर होगा कि कैसे समय के साथ जांच की दिशा और थ्योरीज बिल्कुल बदलती चली गईं। बिना किसी देरी के आइए सीधे सबूतों और जांच के इन बदलते पहलुओं पर नजर डालते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस घटना की जड़ में चलते हैं। फ्लैट L32 नोएडा। सोचिए, ये महज 1300 स्क्वायर फीट का एक बिल्कुल आम सा घर था। सुरक्षा के लिए इसमें बाहर से अंदर तक कुल 3 दरवाजे लगे थे। लेकिन यही आम सा घर रातों रात भारत का सबसे बड़ा क्राइम सीन बन गया। एक ऐसा घर जहां की खामोशी ने ऐसे राज दफन कर लिए जो आज तक नहीं सुलझे। आखिर एक सुरक्षित माने जाने वाले फ्लैट के अंदर ऐसा क्या हो गया जिसने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों को सालों तक उलझा कर रख दिया? तो शुरुआत करते हैं चरण 1 से, यानी मई की वह मनहूस रात। इससे पहले कि हम अलग अलग थियरीज में उलझें, ये जानना बहुत जरूरी है कि असल में उस रात क्या क्या हुआ था। 15 मई 2008 की रात बिल्कुल नॉर्मल थी। डेंटिस्ट राजेश और नूपुर तलवार ने अपने 13 साल की बेटी आरुषि को उसके आने वाले जन्मदिन के लिए एक कैमरा गिफ्ट किया और फिर सभी सोने चले गए। लेकिन 16 मई की सुबह 6 बजे जब घर की मेड भारती काम पर आई तो सब कुछ खत्म हो चुका था। आरुषि अपने ही बिस्तर पर मृत पाई गई। अब शुरुआत में पुलिस और परिवार दोनों को ही लगा कि घर का 45 वर्षीय नौकर हेमराज हत्या करके फरार हो गया है। पर कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब ठीक अगले दिन 17 मई की सुबह एक रिटायर्ड पुलिस अफसर के कहने पर छत का तारा तोड़ा गया और वहां क्या मिला? हेमराज का सड़ा गला शव। इस एक खुलासे ने पूरी की पूरी जांच की दिशा ही पलट कर रख दी। मतलब जिसे 48 घंटों से कातिल समझा जा रहा था, वो तो खुद मारा जा चुका था। यहीं से आता है चरण 2, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में हुई भारी लापरवाही। और ये पहलू बिल्कुल साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे शुरुआती कुछ घंटों की गलतियों ने इस केस को एक भयानक उलझन में डाल दिया। हत्या के तुरंत बाद पुलिस ने घर में 20 से भी ज्यादा लोगों को आने जाने की छूट दे दी। जरा सोचिए, सारा क्राइम सीन तहस नहस हो गया। और सबसे बड़ी चूक, आरुषि के कमरे को तुरंत सील तक नहीं किया गया। हद तो तब हो गई जब राजेश तलवार के एक स्टाफ मेंबर को वो कमरा साफ करने की इजाजत दे दी गई। पड़ोसियों ने छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर खून के धब्बे भी दिखाए, लेकिन पुलिस ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अगर पहले ही दिन छत की चाबी खोज ली जाती या ताला तोड़ दिया जाता तो शायद आज कहानी कुछ और ही होती। शुरुआती दौर में ही सबसे अहम सबूतों को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया गया। अब इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई वो एकदम साफ कहती थी कि आरुषि के प्राइवेट पार्ट्स में कुछ भी असामान्य नहीं था, यानी यौन उत्पीड़न का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन दूसरी तरफ यूपी पुलिस के तत्कालीन आईजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिना किसी ठोस सबूत के ऑनर किलिंग की एक थ्योरी दुनिया के सामने रख दी। पुलिस ने दावा कर दिया कि राजेश तलवार ने अपनी बेटी और नौकर को आपत्तिजनक हालत में देखकर गुस्से में दोनों की हत्या कर दी। बिना जांचे परखे एक बच्ची पर ऐसे गंभीर आरोप लगाने की वजह से पुलिस को भारी जन आक्रोश और मीडिया के भयानक गुस्से का सामना करना पड़ा। इसके बाद मामला पहुंचता है चरण 3 में, जब एंट्री होती है पहली सीबीआई टीम की और शक की सुई घूमती है नौकरों की तरफ। भारी विवाद के बाद 31 मई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। जॉइंट डायरेक्टर अरुण कुमार के नेतृत्व में पहली सीबीआई टीम ने पुलिस की शुरुआती थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी। कैसे? देखिए, राजेश तलवार ने उस रात जो कपड़े पहने थे उन पर हेमराज के खून का एक भी कतरा नहीं मिला। छत पर जो खून से सने पैरों के निशान थे वो 8 या 9 नंबर के जूते के थे, जबकि राजेश का जूता 6 नंबर का था। माता पिता के पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी हुए जिसमें उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला। तो फोरेंसिक समीक्षा ने माता पिता को एकदम क्लीन चिट दे दी और जांच का पूरा फोकस 3 स्थानीय नौकरों कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल की तरफ मोड़ दिया। सीबीआई ने इन नौकरों के नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट करवाए और वहां से एक बिल्कुल नई कहानी निकलकर सामने आई। थियरी ये थी कि कृष्णा अपने बॉस राजेश से किसी पुरानी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। 15 मई की रात हेमराज के सर्वेंट क्वार्टर में तीनों ने बैठकर शराब पी। फिर कृष्णा ने गुस्से में आरुषि की हत्या कर दी और जब हेमराज ने डरकर इसका विरोध किया तो उसे भी छत पर ले जाकर मार डाला गया। सुनने में सब जुड़ता हुआ लगता है ना, लेकिन ये थियरी भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। भारत में नार्को टेस्ट को कोर्ट ठोस सबूत नहीं मानता, उनके कबूलनामे आपस में मेल नहीं खा रहे थे और सबसे बड़ी बात, क्राइम सीन पर इन नौकरों का कोई भी फॉरेंसिक सबूत नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि सितंबर 2008 में ठोस सबूतों के कमी के कारण उन तीनों को छोड़ना पड़ा।
अब आता है केस का सबसे चौंकाने वाला मोड़। चरण 4, दूसरी सीबीआई टीम और माता पिता पर फिर से शक। अब इस पहलू के बारे में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि करीब 1.5 साल बाद जब इस केस में कुछ भी साफ नहीं हो रहा था, तो सितंबर 2009 में सीबीआई की एक बिल्कुल नई टीम बनाई गई। सबूत वही पुराने थे, लेकिन मेडिकल विशेषज्ञों ने अपने ही बयानों को 180 डिग्री पलट दिया। 2008 के शुरुआती बयान में यौन हमले का कोई जिक्र तक नहीं था, लेकिन ठीक 1 साल बाद उन्हीं डॉक्टरों ने दावा कर दिया कि आरुषि के शव को मरने के बाद साफ किया गया था। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि हेमराज का शव इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि वो किसी यौन गतिविधि के लिए तैयार था। इस एक नाटकीय बदलाव ने नई सीबीआई टीम को फिर से माता पिता को कटघरे में खड़ा करने का एक बहुत मजबूत आधार दे दिया। इसी दौरान दूसरी सीबीआई टीम ने एक नई गोल्फ क्लब थ्योरी पेश कर दी। सीबीआई का दावा था कि आरुषि और हेमराज के सिर पर जो वी शेप की गहरी चोटें थीं, वो गोल्फ क्लब से की गई थीं, क्योंकि राजेश तलवार गोल्फ खेलते थे। जब राजेश के गोल्फ क्लब्स की लैब में जांच हुई तो पता चला कि क्लब नंबर 4 और 5 बहुत ही अजीब तरीके से बिल्कुल साफ सुथरे थे। तो सीबीआई की इस नई थ्योरी के मुताबिक रात में राजेश ने किसी आवाज पर उठकर दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा। गुस्से में गोल्फ क्लब से उन पर हमला कर दिया और फिर पेशे से डॉक्टर होने के नाते सर्जिकल तरीके से उनका गला काट दिया और बाद में पूरा क्राइम सीन साफ कर दिया। इसके बाद ये पूरा केस एक भयंकर न्यायिक उतार चढ़ाव से गुजरा। एक तरफ सीबीआई के परिस्थितिजन्य सबूत थे और दूसरी तरफ अदालत की कड़ी टिप्पणियां। साल 2013 में एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई की इस थियरी को सही माना और राजेश और नूपुर तलवार को उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन जब इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई तो 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई की पूरी थियरी को ही खारिज कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि ये सब केवल धारणाओं यानी अजम्पशंस पर आधारित है। हत्या का वो असली हथियार कभी मिला ही नहीं और ना ही माता पिता की कोई सीधी संलिप्तता साबित हो पाई। अंततः हाईकोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए तलवार दंपत्ति को पूरी तरह बरी कर दिया। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अंतिम चरण पर। चरण 5, अनसुलझा रहस्य बरकरार है। जांच दल बदलते रहे, फॉरेंसिक थ्योरीज बदलती रहीं, लेकिन ये केस हमारी आपराधिक जांच व्यवस्था पर गहरे और बहुत ही डरावने सवाल छोड़ गया। साल 2020 में राजेश तलवार ने अपनी किताब में लिखा था, ये भारत के उन हजारों आपराधिक मामलों की ओर इशारा करता है जहां न्याय के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये सच में एक बेहद गंभीर और दुखद सच्चाई है। ये केस हमें चीख कर सिखाता है कि जब शुरुआती दौर में ही क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा जाता और जांच की दिशा वैज्ञानिक सबूतों के बजाय सिर्फ धारणाओं और मनगढ़ंत कहानियों पर बदलती है, तो सच हमेशा के लिए फाइलों के बीच दफन हो जाता है। एक 13 साल की बच्ची और एक नौकर की उनके ही घर में हत्या हो जाती है। देश की सबसे बड़ी और काबिल एजेंसियां जांच करती हैं, लेकिन आज तक आधिकारिक तौर पर कोई नहीं जानता कि असली कातिल कौन है। जब सिस्टम खुद सच्चाई को सहेजने में विफल रहता है तो न्याय बस एक धुंधली सी उम्मीद बनकर रह जाता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल जो आज भी इन दीवारों के बीच गूंजता है, उस रात फ्लैट L32 की उस गहरी खामोशी को असल में किसने तोड़ा था? क्या यह रहस्य कभी पूरी तरह से सुलझ पाएगा? सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।